क्या होता है, ये हमारे हृदय से निकलने वाली महाधमनी आयोटा जो ओके। होती है, जो पूरी बॉडी को ब्लड ले जाती है, वो आयोटा होती है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी सभी पेशेंट के लिए नहीं है और सभी बीमारियों के लिए नहीं चिल्ड्रन का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? है। हार्ट की बीमारी का 4 कॉमन सिम्टम्स है: चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना, या कभी-कभी ये तीनों नहीं होते हैं, पेशेंट को सिंपली चक्कर आता है। कौन से पेशेंट को ये हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है? एक फेलिंग हार्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। हमारे लिए आखिरी रास्ता रहता है कि हम एक दूसरा हार्ट लाके लगा दें। एक पेशेंट अगर एक अच्छा सर्जन चुन सकता है, तो उसे सर्जरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो सर्जन आपके लिए हित में जो है वो सर्जरी कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, द डेथ बिकॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्रीजेस 60% ओवर लास्ट 30 years. Every 33 seconds, one person is dies because of the cardiovascular disease. तो क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम इससे बच सकते हैं? आज हमारे पास बहुत से ऐसे नए टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, ऐसे सर्जरीज है कि जो हमारे कार्डियक सर्जरी सेफ और एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, और उसके जो रिकवरी टाइम है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे सभी मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। और इन्हीं मुद्दों पर हमें गाइडेंस करने के लिए आज हमारे साथ है लीड कंसल्टेंट CTVS MICS, लीड कंसल्टेंट CTVS MICS एंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल फ्रॉम नवी मुंबई, कर्नल डॉक्टर मृत्युंजया कलमत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और इन मुद्दों पे बातचीत करते हैं। डॉक्टर नवभारत स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार सर ऐसे होता है ना कि कॉमनली जब भी लोगों को बताया जाता है कि उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी एडवाइस की है, तब लोग डर जाते हैं। इवन एज मी ऑल्सो, समबडी सेज मी कि ये सर्जरी आपको करना है, तो एक डर आ जाता है। तो क्या एडवाइस करेंगे? यस, बहुत अच्छा सवाल है। एंड टू स्टार्ट द इंटरव्यू, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एनकाउंटर एवरी डे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। हाँ, तो जब कार्डियोलॉजिस्ट मेरे पास पेशेंट भेजता है कि आपको हार्ट सर्जरी कराना है, तो सबसे बड़ा उसका माइंड में ये रहता है कि भाई क्या होगा, राइट। विल आई लिव, विल आई सर्वाइव दिस सर्जरी। यस, कार्डियक सर्जरी एक ज़माने में करीब 60-70 साल पहले बहुत मॉर्बिड प्रोसीजर होता था। मोर्टेलिटी करीब 20 से 30% तक होता था। बट हार्ट लंग मशीन की जो टेक्नोलॉजी रिफाइन हुई है, इम्प्रूव हुई है, उसकी वजह से, और प्लस हमें हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो सॉल्यूशंस होती हैं, कार्डियोप्लीजिया सॉल्यूशंस, उनमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन दोनों कारणों से हार्ट सर्जरी की जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मतलब उनसे होने वाली जो खतरे हैं, वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। और करीब करीब 10-15 साल पहले तक ये रिस्क ऑलमोस्ट अंडर 5% आ चुका था फॉर मोस्ट कार्डियक सर्जरीज। लास्ट 5 to 10 years में और भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं इस डायरेक्शन में। एंड मोर्टेलिटी कुछ प्रोसीजर्स में 1% से भी कम है। एक जनरल सर्जरी का रिस्क जितना होता है, उतना ही हार्ट सर्जरी का रिस्क हो चुका है कुछ सेलेक्टेड प्रोसीजर्स। हाँ, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनके रिस्क अभी भी कुछ ज़्यादा है। हाँ, बट टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग, एंड आने वाले दिनों में उनके रिस्क भी कम होंगे। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, तो सर ऐसे कौन से लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है जिसके वजह से हमारी जो कार्डियक सर्जरी है वो सेफ और एक्सेप्टेबल हो सकती है? सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में सबसे पहला इम्प्रूवमेंट हुआ था आपके हार्ट लंग मशीन की टेक्नोलॉजी में। ओके। पहले क्या होता था कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम हार्ट लंग मशीन पे पेशेंट को डाल के हार्ट की सर्जरी करते थे। वाइल द हार्ट इज स्टॉप्ड, हाँ, उसका प्रोटेक्शन कैसा है, वो उस अच्छे तरह से नहीं हो पाता था उन दिनों। तो सर्जन्स को फास्ट फास्ट सर्जरी करना पड़ता था, बहुत जल्दी सर्जरी ख़त्म करे ताकि उसके डैमेज ज़्यादा हार्ट पे ना पड़े। तो उस फास्ट करने के चक्कर चक्कर में में। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते थे। तो अभी
हार्ट लंग मशीन की टेक्नोलॉजी इतनी सेफ हो चुकी है कि आपको सर्जरी के लिए रश करने का आवश्यकता नहीं जरूरत है। नहीं है, आप राइट। आराम से परफेक्ट काम करके आ जाइए। हाँ, हार्ट विल रिकवर ब्यूटिफुली लाइक अ चाइल्ड स्लेप्ट एंड वोकन अप। सो हार्ट सर्जरी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इज रिफाइनमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स एंड द मायोकार्डियल प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस यस, आई एम डेवलपमेंट। कमिंग टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हाँ, बहुत सुना है कि मिनिमली यस। इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी, सो बट ये क्या है और कौन से पेशेंट को करने चाहिए, एंड उसी के साथ साथ एडवांटेजेस और कॉम्प्लिकेशंस क्या है? उससे पहले मैं आपको हम्म, कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जनरली ट्रेडिशनली हार्ट सर्जरी छाती के बीच वाली हड्डी को काट के छाती को ओपन करके हम सर्जरी करते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइक एनी अदर बोन इट विल ऑल्सो हील, बट क्यों इसमें प्रॉब्लम है? क्यों ये मिनिमल इन्वेजिव की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को? जैसे कि ओल्ड लेडीज, डायबिटिक पेशेंट्स, ओबीज पेशेंट्स एंड पेशेंट्स जिनको पहले से कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी मिला है, हाँ, ओके, या जिनको जो स्टीरॉइड्स पे हैं, हाँ, उनकी हड्डी कमज़ोर होती है, बराबर, हाँ, वो हड्डी जुड़ेगी नहीं। तो अगर ये हड्डी जुड़ेगी नहीं तो पेशेंट के जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, हाँ? ऑपरेशन हार्ट का अच्छा हो जाएगा बट पेशेंट विल डाई बिकॉज ऑफ द स्टर्नल वुंड डेहिसेंस एंड इन्फेक्शन की वजह से। राइट, एंड प्लस एक और रीज़न ये है, ज़रूरत इसलिए भी महसूस हुआ कि हार्ट डिसीज nowadays is seen in more in younger population, यस, हाँ? So younger population bread earner of a family, अगर आप उसका छाती कट करेंगे तो वो कोई वजन नहीं उठाएगा, कोई हार्ड काम नहीं कर सकता। अगर कोई एथलीट है या फिजिकल एक्ट स्पोर्ट्समैन है, वो फिजिकल एक्टिविटी करना है तो उसकी तो करियर ही खत्म हो जाती है। But to give them a ray of hope, surgeons have started thinking in terms of reducing the morbidity and started thinking alternative approaches कि और कैसे हम इसको बिना हड्डी काटे, बिना ये चेस्ट केज का स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज करे बगैर हम कैसे उसको हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या रिस्क है ये नहीं, सर्जरी करते उसके वक्त? लिए क्या सोचा लोगों ने पहले क्या किया, नहीं अभी रिब्स के बीच में से हम जाके ये सर्जरी करेंगे। तो शुरुआत में लोगों ने बड़े बड़े कट्स दिए, बट बड़े कट्स दे के आप छाती ओपन करेंगे तो रिब भी क्रैक होने लगता है। सो धीरे धीरे से लोगों ने बोला कि नहीं, हमें अपना इंसिजन कम करना पड़ेगा। तो पर कम करेंगे तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो टेक्नोलॉजी हैज़ कम टू आवर हेल्प इन दैट प्लेस। द companies have developed instruments which have got a long shaft, ओके, लंबी डंडी वाली इंस्ट्रूमेंट्स आ गई हैं जिससे हम छोटी होल से हम उन इंस्ट्रूमेंट से हम ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही डीप अगर हार्ट स्ट्रक्चर भी है राइट। तो उसको भी कर सकते हैं। तो तो यानी उससे पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमें सिर्फ़ एक छोटे जैसे इंजेक्शन के जैसे हम लोग यस, इसे कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मिनिमल, में हम कोई हड्डी नहीं काटते हैं। ओह! हम दो पसलियों के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को ओपन करेंगे और रफली अराउंड 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस का कट होता है, हाँ? और वहाँ पे हम एक रिट्रैक्टर डाल के वहाँ से उसके द्वारा थ्रू दैट होल वी ऑपरेट ऑन द हार्ट। इसमें एक चीज़ ये होता है कि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि इंसिजन करीब 5 से 6 सेंटीमीटर हो और हम रिब को ज़्यादा फैलाए ना। करीब 4 से सेंटीमीटर से ऊपर फैलाएंगे तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, फिर पेन होगा। Actually, Dr. By your answer, I can see that the advantages are more for the minimal invasive cardiac surgery. तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या सभी सर्जरी या जो पेशेंट है with the symptom of heart disease, can they do or go for this minimal invasive cardiac surgery? Yeah, I must say this is one of the best questions that you asked so far. Thank you, sir. And this is actually the situation which I face in my clinic on a daily basis. Now everywhere they are hearing this term minimal invasive cardiac surgery, and everybody who requires a cardiac surgery comes and asks me for a minimal invasive surgery. Let me tell you, we've come a long way. Minimal invasive surgery सभी पेशेंट के लिए नहीं है और सभी बीमारियों के लिए नहीं है। हाँ, कोशिश हमारी जारी है
कि हम सभी पेशेंट को सभी बीमारियों में दें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद हम ये प्रोसीजर सभी को ऑफर कर सकते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये सूटेबल नहीं है। एक है जिनके चेस्ट केज का डिफॉर्मिटीज है, लाइक स्पाइन, इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, या ये छाती का बोन डिप्रेस्ड है। उस सिचुएशन में छाती के अंदर का स्पेस कम रहता है और हमें ऑपरेशन करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन मिनिमल इन्वेसिव करने से खतरा बढ़ जाता है। एंड कुछ और इसके लिए बाईपास हमें फिमरल आर्टरी, मतलब इधर ग्रॉइन से, जांघों से नसों के थ्रू हमें बाईपास एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अगर किसी को ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेजेस है, जिनके पैर की नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो वैसे पेशेंट्स में भी हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू अब कौन सी बीमारियां, कोशिश है आज की तारीख में वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे हम सारे वाल्व्स मिनिमल इन्वेसिवली कर सकते हैं, और करीब 60 से 70% बाईपास ऑपरेशंस भी हम मिनिमल इन्वेसिव से कर सकते हैं। पर डॉक्टर के पास जाके मेरा मिनिमल इन्वेसिव ही करिए, वो शायद पॉसिबल नहीं है। आपको अपने मिनिमल इन्वेसिव सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो आपको सही से बताएंगे कि आपकी बीमारी और आपकी बॉडी टाइप मिनिमल इन्वेसिव के लिए सूटेबल है कि नहीं है। बहुत बड़ी बात है सर, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी टाइप इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। सर अप्रॉक्स कितने मिनिमल सर्जरीज अभी तक हुए रहेंगे, और उसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी, like rather than this surgery, any complex surgery you have done before this? लास्ट 5-6 ईयर्स में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, स्पेशली आवर कंट्री। वी एज इंडियंस आर वेरी प्राउड that we are leading this bandwagon of minimal invasive cardiac surgery, and we at our center do a lot of complex minimal invasive work other than coronaries and valves. हम जैसे कि बेंटाल सर्जरी, आयोटा और आयोटिक आर्च के सर्जरीज भी हम मिनिमल इन्वेसिव से कर सकते हैं, और RSOV मीन्स द आयोटा के रूट का एन्यूरिज्म्स बनते हैं, उनकी भी सर्जरीज, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मीन्स हार्ट के मसल्स बड़े होके वो हार्ट के आउटफ्लो में ब्लॉक करते हैं, तो उसकी सर्जरी भी हमने पहली बार इंडिया में मिनिमल इन्वेसिव से किया है, जो अभी तक पहले हुआ नहीं था। तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोशिश है कि हम अपने पेशेंट्स को ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस के लिए मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी ऑफर करें। मेरे पास कुछ मोस्ट गूगल सर्च क्वेश्चन है, जिसमें से एक है कि अनदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज एन एरोटिक एन्यूरिज्म एंड डिसलोकेशन, सो आई नीड टू आस्क हाउ डू दे प्रेजेंट एंड व्हाट पेशेंट शुड डू इफ ही और शी हैव दिस? Yes, this is another complex subset of cardiac surgery. Aortic aneurysms per se is, मतलब वीक्षकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एन्यूरिज्म क्या होता है। ये हमारे हृदय से निकलने वाली महाधमनी आयोटा जो होती है, जो पूरी बॉडी को ब्लड ले जाती है, वो आयोटा होता है, और उसका फूल जाना बिकॉज ऑफ आइदर द उसका आयोटा का टिश्यू कमज़ोर है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी भी कारण से हो सकता है। वो जब फूल जाता है तो उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, और जब वो फूल जाता है करीब 4.5 या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो उसका फटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो हम जब भी वो 4.5 या 5 सेंटीमीटर से ऊपर जाता है तो हमें उसका सर्जरी करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, तो अगर उसे छोड़ेंगे तो वो या फटेगा, फटने से पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकता, बिकॉज वो महाधमनी है। 4 लीटर ब्लड 30 सेकेंड्स में निकल जाता है, पेशेंट विल नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, वो महाधमनी में के वॉल होता है, उसके अंदर 3 लेयर होते हैं। जब प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जब कमज़ोर हो जाता है तो वो फट जाता है, फट के ब्लड जो है वो उसके तीनों लेयर्स के बीच में जाता है, और उसे हमें डिसेक्शन बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे उस महाधमनी से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है।
जैसे कि हृदय को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, कॉर्नरी आर्टरीज, दिमाग को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। किडनी के वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, पैर के वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन में ये एक इमरजेंसी हो जाता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। मुझे ना मेरे साइंस के सब बुक्स दिखाई दे रहे हैं और उसमें जो पिक्चर्स थे ना हम लोग सीखते वक्त स्कूल में करते थे, द आर्टरीज एंड एवरीथिंग। सर कॉम्प्लेक्स एओर्टिक सर्जरी जो है इट्स प्रेजेंट विद यूनिक चैलेंजेस, ओके, एंड एसोसिएटेड विद द मेनी हाई रिस्क आल्सो। तो हमारे पास कौन से ऐसे कोई नए टेक्नोलॉजीज है कि जिससे ये प्रिवेंट हो सकता है या कैसे होते हैं ये? आयोटिक सर्जरी में दो दो ऑर्गन्स आपके बहुत रिस्क में रहते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी। वन इज़ आपका हार्ट का ब्लड सप्लाई और ब्रेन का ब्लड सप्लाई, क्योंकि आपको महाधमनी हार्ट के रूट से राइट। अराइज हो रहा है। तो आपका रूट रिप्लेसमेंट और साथ में अगर आर्च इन्वॉल्व है तो आर्च का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो आपको उस दौरान हार्ट का प्रोटेक्शन और ब्रेन का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ? तो पहले ज़माने में हमारे लिए ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के सॉल्यूशंस या तकनीक नहीं थे, तो इस वजह से उसकी जो स्ट्रोक का रिस्क और हार्ट फेल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से डेथ के रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे हार्ट को प्रिजर्व करने के सॉल्यूशंस की टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अभी वी कैन प्रोटेक्ट देम सेफली। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले हम क्या करते थे, हम बॉडी को कूल कर देते थे, डीप हाइपोथर्मिया बोलते थे हम। उससे हम बॉडी को ऑलमोस्ट 16-18 डिग्री तक कूल करते थे ताकि ब्रेन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाए और वो ब्लड सप्लाई स्टॉप करने से ज़्यादा डैमेज ना हो। पर ये हाइपोथर्मिया की वजह से ब्रेन के अंदर बहुत सारे डैमेजेस होते हैं जो पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है और वो शायद उसके जान के लिए भी खतरा बन सकता है। पर उस समय और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। Subsequently, the technology and surgeons have thought and developed alternative techniques जहाँ पे हमें अभी 18 डिग्री या 16 डिग्री तक कूल करने का ज़रूरत नहीं है। हम आज उस सर्जरी को 24 to 28 डिग्रीज में कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि हम हार्ट लंग मशीन से एक सेपरेट सर्कुलेशन लाइन लेते हैं और उस लाइन से हम ब्लड सप्लाई दोनों नेक के वेसल्स, जो ब्रेन को सप्लाई करने वाले जो दोनों कैरोटिड वेसल्स होती हैं, उनको सेपरेटली कैनुलेट करके उनको ब्लड सप्लाई देते हैं। मान लो हम अगर आर्च की रिपेयर कर रहे हैं, उस दौरान हम ये दोनों को ब्लड सप्लाई सेपरेटली दे के उनकी ब्लड सप्लाई हम प्रिजर्व रखते हैं जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया, तेज तेज सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। हम आराम से, नाउ ऑल योर ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, हम इस सर्जरी को आराम से परफेक्टली करके फिर से वापस इसको इसके साथ जोड़ देते हैं ताकि ब्रेन का ब्लड सप्लाई कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, हार्ट के ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज ना हो या किसी भी ऑर्गन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो सर क्या यही क्रिटिकल फैक्टर्स है या कोई दूसरे क्रिटिकल फैक्टर्स है? जब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई सर्जरी करने के लिए तो कौन से ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स है जो आप कंसिडर करते हैं? अब जैसे हमने डिसेक्शन की बात की, यस। डिसेक्शन में क्या होता है कि डिसेक्शन एक पॉइंट पे नहीं रुकता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया तो इट कैन गो अप टू लेग वेसल्स आल्सो। यस। तो हमें क्या करना होता है कि वो नीचे वाला आयोटा को भी एड्रेस करना होता है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। पहले क्या होता था, नीचे वाला आयोटा का एड्रेस करने का हमारे पास तरीका कुछ था नहीं। हम सिर्फ इतना सर्जरी आयोटा और आर्च का सर्जरी करके छोड़ देते थे। बाद में अगर वो नीचे वाला आयोटा फूल जाता था तो ओपन सर्जरी करना पड़ता था, जिसमें छाती, पेट सब काट के इतना लंबा करीब 50 सेंटीमीटर का इंसिजन करके हमें सर्जरी करना पड़ता था। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ बूम एंड नाउ हाइब्रिड ग्राफ्ट्स आने लग गए हैं जिसके अंदर एक नीचे वाली आयोटा के लिए एक स्टेंट होता है और ऊपर वाली आयोटा के लिए एक ग्राफ्ट होता है। तो हम आर्च रिपेयर उस ग्राफ्ट से करेंगे। पहले वो स्टेंट को हम डिसेंडिंग आयोटा में डिप्लॉय करेंगे, वो फटा हुआ आयोटा को सील कर देता है एक्सपैंड होके, एंड देन वी कैन डू द ये आर्च की सर्जरी करते हैं ताकि इसमें टाइम बचता है, लंबा इंसिजन बचता है और पेशेंट की रिकवरी फास्टर हो जाती है। एंड हम हाइपोथर्मिया नहीं कर रहे तो उसके ब्रेन पे डैमेजेस कम होती हैं और प्लस
इंस्टेंटली पेशेंट का रिकवरी हो रहा है, तो किडनी पे भी ज़्यादा असर नहीं होता है। सो So we have टेक्नोलॉजी more एंड न्यूअर advantages. टेक्निक्स Yes. have increased, improved the outcomes of aortic surgery. So I think we have like हम लोग बोल सकते हैं कि डेथ हो रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के वजह से, बट हमारे पास ऐसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी भी है जिसके एडवांटेज हम लोग उठा सकते हैं. सो फ्रॉम द डिकेड वी हैव heard about the heart transplant, बट मैं एज अ कॉमन पीपल मैं जानना चाहूंगी कि कौन से पेशेंट को ये हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या कि यानी यू डोंट नीड टू गो फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट, ये दूसरी सर्जरी या दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं. हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ता है? Yes. जब हम एक फेलिंग हार्ट को रिपेयर नहीं कर सकते या किसी भी माध्यम से हम उसको सही नहीं कर सकते, तब हमारे लिए आखिरी रास्ता रहता है कि हम एक दूसरा हार्ट लाके लगा दें. तो उससे पहले क्या, रोज जब किसी को हार्ट चाहिए तो रेडीली हार्ट अवेलेबल तो नहीं है, शॉप से नहीं ला सकते. Right. अगर कोई डोनर भी कोई शेयर नहीं कर सकता, किसी का डेथ होने से ही वो आपको हार्ट मिलेगा. सो ऑर्गन की डेफिशिएंसी है. सो ऑर्गन डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई यूज दिस प्लेटफॉर्म टू अर्ज every individual in this country to donate more organs. Actually, you don't have to do it while you are alive. After you are gone, you are giving life to many people. So pledge your organs so that even after you are gone, those organs are useful to someone. तो ऑर्गन ना मिलने की वजह से हमें उन पेशेंट्स को जिंदा रखना है, उनकी जीवन को चलाना है. सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या कोई पल्मोनोलॉजिस्ट या कोई और ये इलाज नहीं कर सकता. इसके अंदर सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, एंड इसी के लिए हम एक हार्ट क्लिनिक चलाते हैं अपोलो हॉस्पिटल में, जहाँ पे हार्ट फेलियर क्लिनिक बोलते हैं, जहाँ हार्ट टीम बैठती है साथ में, जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट सर्जन होता है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट होते हैं, एंड आपके ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं. सो इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. तो हार्ट टीम बैठ के डिसाइड करती है कि भाई इस पेशेंट में हम कैसे इसको मैनेज करें. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, फॉर ए हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद में भी उसका लाइफ कितना है? मैक्सिमम 10 से 15 साल. द लॉन्गेस्ट लिविंग इज प्रोबेबली अराउंड 22 ईयर ओल्ड, 22 years post transplant. फॉर एग्जांपल, इफ अ 25 year old गर्ल रिक्वायर्स अ हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसकी लाइफ तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में बस खत्म हो जाएगी और एक 15 साल में. तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करें उसकी लाइफ को, वो सोचना हार्ट टीम का मकसद है. तो हम इसकी लाइफ को बिना ट्रांसप्लांट के कितना देर तक चला सकते हैं, So this is the first step. Yeah, with a better quality of life is our first step. Then take her another 10-15 years, nothing like it. After that, around late 40s or 50s, if you give them a transplant, that will give her a meaningful life of around 60 years. Right. So initial therapy is by the cardiologist, who will optimize the heart failure therapy, and drugs से हम optimize करते हैं, and then आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. उससे अगर नहीं होता है तो देन द कार्डियोलॉजिस्ट पुट्स अ डिवाइस, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं उसको, CRTD बोलते हैं. उससे भी अगर काम नहीं हो रहा है, पेशेंट इज गेटिंग रिपीटेडली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड कमिंग बैक विद सिम्टम्स, देन we'll have to list her or him for the transplant. पर जब तक ऑर्गन नहीं मिलता तब तक हमें उनको कैसे करें? हाँ, तो तब तक हम उनके लिए मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम्स बोलते हैं, MCS डिवाइसेस बोलते हैं. हाँ, तो उसके अंदर हमें आता है ECMO, आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन सिस्टम, और वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, और टोटल आर्टिफिशियल हार्ट. ओके, तो इनके मतलब क्या है? So ये डिवाइस इनबिल्ट किया जाता है. हाँ, ये मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस अलग अलग है. इनमें ECMO क्या होता है? ECMO आपका हार्ट को रेस्ट करके, इट इज लाइक अ बाईपास मशीन विच विल डू द हार्ट और लंग का फंक्शन व्हेन योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप. बट उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा,
हाँ, कितना दिन रखेंगे राइट हमें नहीं सर। पता। तो इसके लिए वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो चुका है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस हम लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर हम लगाते हैं ताकि वो ब्लड को सक करके पंप करता है। इससे पेशेंट घर जा सकता है और अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ ये से कर सकता है। और उसमें एक पंप होता है, उसके लिए एक बैटरी सिस्टम होती है विच पेशेंट कैन कैरी इन अ बैग। And whenever the heart is available, we will remove that and give him a heart transplantation. सर क्या हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोग बच्चों में कर सकते हैं, यानी चिल्ड्रन का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? Very good question. You know, children are born with congenital problems. राइट। By birth, hearts are defective. Huh? So ट्रेडिशनली देर हैव बीन बहुत सारे सर्जरीज हैं जिनसे हम उनकी लाइफ को मल्टीपल स्टेजेस में 2-3 सर्जरीज करके उनकी लाइफ को करीब 30-40 साल तक लेके जा सकते थे। उसको हम फोंटान पाथवे करते थे। अब फोंटान पाथवे भी किसी की लाइफ को 30-40 साल तक ही लाएगा, उसके आगे कैन वी एक्सटेंड बाय अनदर 20 years? Yes, heart transplantation is a solution for failing fontans. ओके। सो हमने अभी पिछले साल ही एक फोंटान सर्कुलेशन विच इज़ फेल्ड, यंग 20-year-old चाइल्ड, उस बच्चे का जन्म से उसके हार्ट डिफेक्टिव था। उसको 2 या 3 सर्जरी करके वो फोंटान सर्कुलेशन में लेके आए थे, पर वो फोंटान भी बहुत जल्दी फेल होने लग गया बिकॉज ऑफ हिज दिस थिंग। जब फोंटान फेल होता है तो उससे आपका किडनी, आपका लिवर पे भी असर पड़ता है, आपके ओवरऑल आंतड़ियों पे भी असर पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। हाँ? तो ऐसे सिचुएशन में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बाकी पेशेंट्स में करने से बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये एबनॉर्मल हार्ट है, उसके कनेक्शंस टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आपका जो डोनर हार्ट जो मिल रहा है उसके कनेक्शंस नॉर्मल कनेक्शंस है, इसके कनेक्शंस टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इम्प्रोवाइज्ड चैनल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड बहुत ही सेलेक्टेड सेंटर्स में होता है। So we have that expertise as well, and we are happy to deliver good outcomes in that front also. सर टिल दिस इंटरव्यू ना मैंने आपसे बहुत से सर्जरी के नाम सुने हैं, बहुत से टेक्निक सुने हैं, बट मैं पूछना चाहूँगी कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, हाउ यू डिसाइड कि कौन सी ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए अप्रोप्राइट है? हाउ यू डिसाइड दिस? I always tell my residents या पेशेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि आप पेशेंट के बारे में या उसके इलनेस के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, सो कीप द पेशेंट इन सेंटर, you will end up taking a right decision. But for the patient to choose what is right for him or who is right for me is a very good question. My teacher, I would like to take his name on this thing, Dr. Bhaskaran, GI surgeon from Chennai and from Army. He always used to tell us during our general surgery days, if you can choose a surgeon, choose him. You don't have to worry about the surgery. If you can't choose a surgeon, then you choose the surgery which is safe. So एक पेशेंट अगर एक अच्छा सर्जन चुन सकता है तो उसे सर्जरी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्जन आपके लिए हित में जो है वो सर्जरी कर देता है। बट अगर आपको एक अच्छा सर्जन नहीं मिल रहा है, फिर आपको एक सेफ सर्जरी चुनना पड़ेगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल आज के डिस्कशन के बेसिस पे अगर दूं आपको बाईपास सर्जरी कराने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट भेजता है, तो अगर आपके नज़र में एक अच्छा सेफ सर्जन है, उसके पास जाइए। आप उसको ये मत पूछिए कि सर आप ओपन करेंगे, मिनिमल इन्वेजिव करेंगे, कैसे करेंगे, कितने ग्राफ्ट लगाएंगे। नहीं, अगर वो अच्छा सर्जन है वो आपके लिए अच्छा डिसीजन लेगा। पर अगर आपको कोई अच्छा सर्जन नहीं मिल रहा है, फिर आप एक सेफ सर्जरी चुनिए और वो है स्टर्नाटोमी बाईपास सर्जरी। सो आई थिंक द व्यूअर्स ऑलरेडी उन्हें आंसर मिल गया होगा कि कौन सी सेफ सर्जरी है। सर मैं कॉमन क्वेश्चन पूछूंगी। अभी स्ट्रेस सभी को है और हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द यंगर्स आल्सो डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज। तो स्ट्रेस तो कम नहीं होगा, लाइफस्टाइल में ऐसे हम लोग कौन से चेंजेस ला सकते हैं, लाइफस्टाइल या डाइट ऐसे कौन सा कर सकते हैं कि जिसके वजह से हार्ट डिजीज ना हो या हार्ट अटैक जो मैक्सिमम हो रहे वो ना हो? सो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है,
सोसाइटी लेवल पे भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है. सो इन एज एन इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू, आप अच्छे हेल्दी खाना खा सकते हैं. हेल्दी मीन्स व्हाट इज हेल्दी? जो नेचर से मिल रहा है आपको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, स्प्राउट्स, एनीथिंग विच इज अननेचुरल, एनिमल. So you can say the veg is good option. I would suggest vegetarian has got everything that you need for your body. You don't have to explore outside. But yes, if you have to, or if you're used to eating non-vegetarian, preferably avoid red meat, which is more fattening. Use white meat, oil-free cooking, and keep some kind of a physical activity and calming activity. Both, like physical activity in the sense walks, jogs, and stretching exercises. Calming activity like meditation, yoga. They see, it's no, we are not just Keep talking of us physical health, stress it is a free. mental Yes. health. हाँ? So stress को कम करना, और स्ट्रेस को आप नहीं कम कर सकते. सोसाइटी गिव्स यू स्ट्रेस, योर वर्क प्लेस गिव्स यू स्ट्रेस. उस स्ट्रेस को कितने कामली आप हैंडल करते हैं, उसके टेक्निक्स आपको सीखने. देन यू विल बी एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस, वेदर टू टेक इट, हैंडल इट, और लीव इट. So and as a society what we can do is to live a harmonious life, be good to each other, so that everybody lives happily. Right, And right. as an organization, all the leaders in the organization should try to create a happy, healthy, and stress free environment that increases in fact the productivity rather than the stressful environment. So, मैं उसी के साथ पूछूंगी ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे हूँ या ऑफिस में हूँ, अब मुझे पेन हो रहा है, तो मैं कैसे समझूं कि दिस इज गोइंग टू द हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज का ये मेरा फर्स्ट सिम्टम्स है. या अगर मेरे सामने किसी बंदे को या ही और शी इज हैविंग सम सिम्टम्स और उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या फर्स्ट प्रिवेंटेशन हम लोग यूज कर सकते हैं? हार्ट की बीमारी का 4 कॉमन सिम्टम्स है. चेस्ट पेन, ओके. ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस फूलना, छाती में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज होना, या कभी कभी ये तीनों नहीं होते हैं, पेशेंट को सिंपली चक्कर आता है या पसीना आने लगता है. सडनली बिना कोई रीज़न के इवन एसी कमरे में पसीना आना चालू हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उनकी जो नर्व्स हैं वो मर चुकी होती है, उनकी सेंसेशन नहीं होता है, तो दे हैव अ साइलेंट एमआई. तो साइलेंट एमआई में दर्द नहीं होता. डायबिटिक पेशेंट्स को अगर अटैक पड़ता है तो उनके लिए सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि सांस फूलने लगेगा, एक छाती में भारीपन लगेगा, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा. Right, या right. ये सब भी नहीं है तो कभी कभी बीपी कम होने की वजह से चक्कर आता है. तो किसी भी हालत में अगर आपके छाती में दर्द हो रहा है, या भारीपन हो रहा है, या सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, या आपको पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, और समटाइम्स छाती में जलन होना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट मे नॉट बी हार्ट अटैक, बट उसको इग्नोर करेंगे तो आप पछताएंगे. एंड हार्ट अटैक होता है तो घबराना नहीं. आपको पहले कोशिश करना है कि पहले 1 घंटे के अंदर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे, ताकि पहले 1 घंटे के गोल्डन आवर के अंदर अगर उसके अंदर हम स्टेंट डालेंगे, तो आपका हार्ट का फंक्शन प्रिजर्व हो सकता है. अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद में स्टेंट डालने से भी हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बिकॉज हार्ट के मसल्स मर जाते हैं 1 घंटे के बाद में. आई थिंक बहुत यूजफुल आपने एडवाइस दिया है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं बट ये एसिडिटी है या गैस है करके यू टेंड टू टेक इट लाइटली. लाइटली और हम लोग हाँ दवाई खा ली या इनो सोडा ले लिया और छोड़ देते हैं. बट आई थिंक व्यूवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो कंसल्ट करना, और जैसे आपने कहा कि जो गोल्डन आवर्स है उनमें जाके हमें कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एक लास्ट सवाल पूछूंगी. ऐसे हुआ था कि कोविड के बाद जो वैक्सीन लिया था तो बहुत बार ऐसे बोला गया था कि बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है. सो इज इट ट्रू और इज दिस मिथ्स? या जब हो रहे थे उस वक्त लगा कि मे नॉट बी रिलेटेड और अनरिलेटेड, पीपल ओपिनियन वाज डिवाइडेड, बट
over the last 5 years there is enough literature, काफ़ी सारा स्टडीज़ आ चुके हैं जिन्होंने दिखाया है कि कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीन बोथ आर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स। उससे क्या होता है कि आपके ब्लड खून गाढ़ा होता है, हाँ? उसकी वजह से आपके अंदर प्लस ये कोविड इन्फेक्शन की वजह से आपके एंडोथेलियम में भी काफ़ी सारे डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, जो विच इज़ वेरी एविडेंट इन आवर प्रैक्टिस। हाँ, प्री कोविड अगर पोस्ट कोविड कंपेयर करें तो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की स्पेक्ट्रम में बहुत बदलाव आया है। पहले ये बीमारी 60 या 70 साल के ऊपर वालों में होती थी। अभी वी आर सीइंग people with 30, 20, 40 years coming with coronary artery disease. Either they were exposed or vaccinated. Huh? And maximum incidences of young sudden cardiac deaths also have started, which were very unusual pre-COVID era. So research is still on, the final verdict is not yet there, but yes, whatever studies are there, they are pointing towards a potential role of COVID or vaccination in increasing the frequency of coronary artery disease. बट जब वैक्सीन तो हम सभी लोगों ने लिया है तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी डर तो मन में है बिकॉज वी हैव टेकन द वैक्सीन। सो क्या कर सकते हैं कि ये डर थोड़ा कम हो जाए? कुछ नहीं, it's a कुछ double-edged sword, so which you have crossed that phase, but what you can do is आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, 3H healthy lifestyle, हेल्दी लाइफस्टाइल। healthy food, हाँ, stress free environment. सो आई That is थिंक all. ये जो 3H है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा मैं एक साइंस क्लास में हूँ और फिर से मैं वो सभी हार्ट वाली वो जो चीजें है वो मैं सीख रही हूँ। एंड आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा ये आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस नवभारत स्टूडियो सर। It's a pleasure talking to you. And on a closing note, I would like to tell all your audience that we at Apollo Hospital at Navi Mumbai have created uh, special programs to take care of all your cardiac surgical needs. That is, they are very highly specialized programs which are dedicated programs. One is minimal invasive cardiac surgery program, advanced aortic surgery program, and heart failure program. So we are trying to create a center of excellence for all these three, and we would like to offer, we want to offer a one-point solution for all your cardiac surgical needs. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रोग्राम, बिकॉज ये नॉलेज होना, ये गाइडेंस होना, और थ्रू द डॉक्टर्स इफ यू आर गेटिंग दिस नॉलेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी Pleasure. मच। Pleasure. तो दोस्तों ऐसी मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा, तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से कैमरामैन संकेत के साथ। धन्यवाद।